हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। आई होप आई एम ऑडिबल विजिबल टू ऑल। दोस्तों एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या सभी को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? जी, नरेन, सलोनी, श्रुति। हाँ भाई, ग्रुप पर भी मैसेज कर दिया है आप सभी लोगों के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भाई आज की इस क्लास में वापस से हम लोग कंपनी लॉ में जो हम लोगों ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज फिर उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। भाई कंपनी लॉ बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, पर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इसे इतने आसान भाषा में समझा जा सकता है जिससे पहले कि आप लोगों ने बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि आप बीएनएस पढ़ते हैं, बीएनएसएस पढ़ते हैं, सीबीसी पढ़ते हैं, उतनी ही सिंपल तरीके से कंपनी लॉ को भी पढ़ा जा सकता है। बस उसे पढ़ने का एक तरीका है, उसे पढ़ने का तरीका जो है वो बाकी लॉ से कंपैरेटिवली अदर है। तो इसलिए जो अलग तरीका है वो मैंने आप लोगों को कंपनी लॉ में देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो जाकर नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये कंपनी लॉ का पार्ट 2 है। आज की इस क्लास में हम लोगों का पर्पस क्या है? आज की इस क्लास में हम लोगों का पर्पस है जो आगे के टॉपिक्स हैं उसे कवर करें, और वापस से एक बार जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी उसे वापस से मैं ब्रशअप कराऊंगा, ताकि आप लोगों को कंपनी लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो ये हमारा आज की क्लास का पर्पस होने वाला है। इससे पहले कि आप लोगों के साथ आगे बढ़ूं, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई इस समय सीक्रेट सेंटर 9,999 रुपए में लेकर आया है आप लोगों के लिए जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन। तो आप लोग जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आज ही ऑफर खत्म होने वाला है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड यूज करना है आप लोगों को, फैजान 92। फैजान 92 कोड यूज करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, पहले ये समझ लो। भाई आज की इस क्लास में हम लोग कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिस जो कि कंपनी लॉ का बेस है। कल हम लोगों ने कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी, आज हम लोग कंपनी लॉ की डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन जो है इंपॉर्टेंट है कंपनी लॉ को समझने के लिए। इनफैक्ट इन डॉक्ट्रिन से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो आसान भाषा में अलग अलग बिल्कुल तोड़ तोड़ कर लिख कर लेकर आया हूं, और जहां जिसका रेलिवेंस है उसके बारे में बात भी करेंगे, और साथ में कुछ केस लॉस के एग्जाम्पल भी लेकर आया हूं। तो इस तरीके से हम लोग इस चीजों को कवर करने वाले हैं। जी, रिया, प्रीति, एडवोकेट, गुलनाज, नरेन, अवनी, सलोनी, प्रियंका। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार वापस से मैं आप लोगों को ब्रश अप कर देता हूं कि कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या बात करी। भाई देखो मैंने आप लोगों से कहा था कि कंपनी लॉ के अंदर बिजनेस करने का एक मेथड बताया जाता है। तो बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई, जैसे कि बिजनेस करने का तरीका यह है कि कोई इंडिविजुअल अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास जो मेथड है वो कौन सा है? वो है कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बनाकर, जैसे कि कोई पर्सन अगर दुकान खोलता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाकर बिजनेस कर लेता है। उसे किस चीज की जरूरत है? उसे एक पेन की जरूरत है, एक जीएसटी की जरूरत है। इसी तरीके से अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वो लोग जनरली पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। भाई पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। और या फिर जो लोग आपस में रिलेटिव्स हैं वो एचयूएफ बना लेते हैं। जो आपस में रिलेटिव हैं वो लोग एचयूएफ बनाकर बिजनेस कर लेते हैं। मगर इन बिजनेस के मेथड में एक इशू होता है। इन बिजनेस के मेथड में इशू ये है कि ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एक रिस्क है। बिजनेस एक रिस्क है। तो उस रिस्क में यहां वो रिस्क इन लोगों पर डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। वो रिस्क जो है इन लोगों पर डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो इसकी डर की वजह से बहुत सारे लोग जो है बिजनेस करने नहीं आते। अगर बिजनेस करने लोग नहीं आएंगे तो नेशन की ग्रोथ नहीं होगी। तो नेशन की ग्रोथ हो और लोग बिजनेस करने के लिए आए, जॉब जनरेट हो, जीडीपी बढ़े, इन सारी चीजों के लिए जरूरी ये था कि बिजनेसमैन को एक प्रोटेक्शन दिया जाए। बिजनेसमैन को एक प्रोटेक्शन दिया जाए।
बिजनेसमैन को एक प्रोटेक्शन दिया जाए। ये प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए? ये प्रोटेक्शन लेजिस्लेचर ने बहुत सोचा और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई ये बिजनेसमैन है, इस बिजनेसमैन को हम प्रोटेक्शन देंगे इसके आसपास एक शील्ड बनाकर, आसपास एक शील्ड बना। और इस शील्ड का काम क्या होगा? ये कहते हैं ये जो शील्ड है, अब आज के बाद जो पर्सन बिजनेस करने वाला होगा वो इस पर्सन के नाम से बिजनेस नहीं जाना जाएगा, बल्कि बिजनेस इस शील्ड के नाम से जाना जाएगा। भाई बिजनेस जो है वो इस शील्ड के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? भाई ये शील्ड के अंदर ये जो पर्सन होगा अब क्या करेगा? तो ये जो भी कुछ एक्ट करेगा, जो भी कुछ एक्ट करेगा, वो अगर इंपैक्ट करता है तो वो इस पर शील्ड पे करेगा, इस पर्सन पे डायरेक्टली नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप लोगों ने वो आयरन मैन मूवी देखी हो, तो आयरन मैन में क्या होता है, वो पर्सन अंदर चला जाता है, उसकी उस मशीन के अंदर चला जाता है और जाने के बाद वो सारे काम करता है। पर एक्चुअल में उस समय क्या वो मशीन काम कर रही होती है? पर मशीन को ऑपरेट करने वाला पर्सन तो वही था ना, जिसे हम आयरन मैन कह रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ सारा काम जो है अंदर बैठे हुए लोग करते हैं। मगर यहाँ इस केस में जब भी कुछ होगा तो जो इफेक्ट आएगा वो इस शील्ड के ऊपर आएगा, किसी और पर्सन के ऊपर नहीं आएगा। जब तक कि ये लोग फ्रॉड नहीं करते और लॉ इनके इस व्हील को, इस शील्ड को नहीं तोड़ता, जब तक ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसी के बेसिस पर कंपनी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं भाई, जैसे कि कंपनी परपीचुअल सक्सेशन बनती है, कर कंपनी जो है गोइंग कंसर्न हो जाती है, कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। वो सारी चीजें जो कुछ हो पा रही हैं वो इसी बेसिस पर ही तो हो पा रही हैं, जिसे हम शील्ड कह रहे हैं, जिसे हम लेयर कह रहे हैं, जिसे हम प्रोटेक्शन कह रहे हैं। तो कंपनी लॉ के अंदर हम लोगों ने बात करी कि ये जो पर्सन है कंपनी चलाने वाला, यहां एक से ज्यादा होते हैं, जनरली एक से ज्यादा लोग होते हैं, और इन्हीं लोगों को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से बुलाते हैं। इन्हीं लोगों को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से बुलाते हैं। और अगर ये लोग यहां क्या कर लें भाई, अगर ये लोग यहां पब्लिक से पैसा रेस कर लें, अगर ये पब्लिक से मनी रेस कर लें, शेयर्स इशू करके, मनी रेस कर लें शेयर्स इशू करके, तो उस केस में यहां ये जो पब्लिक है जो इनके शेयर्स परचेज करती है वो शेयर होल्डर बन जाती है, वो शेयर होल्डर बन जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। तो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं ये समझ आया, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं ये समझ आया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ काम होते हैं। इन कामों को करने के लिए लॉ कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम से कम साल में 4 बार मिलना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम से कम साल में 4 बार मीटिंग करनी पड़ेगी। बेयर मिनिमम जो मीटिंग्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो किसी भी कंपनी में 4 होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। इसी तरीके से हम लोगों ने बात करी कि भाई शेयर होल्डर की बेयर मिनिमम एक मीटिंग होनी चाहिए, एक मीटिंग होनी चाहिए, जिसे हम किस नाम से बुलाते हैं? जिसे हम बुलाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के नाम से, जहां इन लोगों ने पैसा लगाया है और इन ये लोग आते हैं और आने के बाद चेक करते हैं कि जो कंपनी है उसके बिजनेस प्लान क्या है, और उसके बेसिस पर हमें कितना पैसा डिविडेंड के तौर पर, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पर मिलेगा। तो जब भी इनसे ये कंपनी प्रॉफिट शेयर करेगी, जब भी कंपनी इनसे ये जो इन्होंने पैसा लगाया है इसका प्रॉफिट शेयर करेगी, इसे हम किस नाम से बुलाते हैं? इसे हम बुलाते हैं डिविडेंड के नाम से, इसे हम बुलाते हैं डिविडेंड के नाम से। तो याद रखिएगा कि भाई डिविडेंड क्या होता है, ये बेसिक बात मैंने आप लोगों को इसके रेफरेंस में बताई। भाई डिविडेंड क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्या होती है, ये वापस से मैंने आप लोगों को सारी चीजें याद दिलाई है। भाई हम लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं क्योंकि सीबीआई के एपीपी में पूछा जा सकता है, तो कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आधी चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में कवर करा दी। बस वापस से उन्हीं सारी चीजों पर एक ब्रश अप दे रहा हूं मैं अभी आप लोगों को जो मैंने बताया। अब उसके बाद हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, जो हमारे कल पढ़ने से रह गए थे और जो कि कंपनी लॉ का एक फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करते हैं। ये कौन सी चीजें हैं आइए बात करते हैं।
भाई सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में। डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में। तो मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई। मैंने आप लोगों से कहा कि ये यहां जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस शील्ड के अंदर बैठे हुए काम करते हैं। वे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस शील्ड के अंदर बैठे हुए काम करते हैं। इस शील्ड के अंदर काम करते हैं। ये जो काम कर रहे हैं इनकी पावर ये जो काम करने की पावर है वो तीन चीजों से गवर्न करती है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की काम करने की जो पावर है वो तीन चीजों से गवर्न करती है। किस किस चीज से गवर्न करती है? तो ये गवर्न करती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। किससे? एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है यहां आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट यहां है जो कंपनीज एक्ट है। एक डॉक्यूमेंट है यहां कंपनीज एक्ट। तो इनकी जो पावर है वो तीन तरीके से काम करती है। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक है कंपनीज एक्ट। इन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर समझाने के लिए पॉइंट पढ़ा रहा हूं। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस पावर के थ्रू काम कर सकते हैं। भाई अगर मैं बात करूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ना एक डॉक्यूमेंट है जो कि बाहर वालों को दिखाने के लिए होता है। ये बाहर वालों को डॉक्यूमेंट शो करने के लिए होता है कि जो कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन दे देता है। शो टू आउटसाइडर, जो कि कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन इन्हें दे देता है। जनरल इंफॉर्मेशन कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कहां काम कर रही है, यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कौन लोग हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया। ये बेसिक जानकारी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती है। कंपनी के जो इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, डायरेक्टर्स के नेम होते हैं। भाई इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर क्या काम करेगा, डायरेक्टर की पावर क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मिलती है। भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो कि आउटसाइडर्स को शो करने के लिए जनरल इंफॉर्मेशन कंपनी की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर क्या काम कर सकता है, कंपनी किस की चीज में डील करेगी, कंपनी की पावर किसकी किसके पास है। तो ये सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। मगर मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि आज के टाइम में ना जब हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी में ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सारे क्लॉजेस फिक्स हैं। बस हम लोग उसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं। कंपनी का नाम ये है तो अगर ये कंपनी बना रहे तो इसका नाम ये डाल दिया, अगर दूसरी कंपनी बना रहे तो दूसरा नाम ये डाल दिया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गवर्नमेंट ने आज के टाइम में अपनी वेबसाइट पे एमसीए पर वो डाल दिया है और उसमें हमें बस क्लॉजेस टिक करने होते हैं। एक चेक बॉक्स तरीके से हमें बटन लिखा हुआ आता है तो हम उस तरीके से उसे टिक करते हुए चले जाते हैं। चलो क्या, वापस से अपने पॉइंट पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ना ये पावर है। ये पावर है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से गवर्न करती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से गवर्न करती है और यहां कंपनीज एक्ट से गवर्न करती है। यहां इस पॉइंट पर मैं ये कह रहा हूं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर अपनी पावर से बाहर काम करें तो क्या होगा? अगर ये अपनी पावर से बाहर काम करें तो क्या होगा, इसके रेफरेंस में हम बात समझने की कोशिश करना चाहते हैं। अगर ये अपनी पावर से बाहर काम करे तो क्या होगा? तो इसी को गवर्न करने के लिए ही डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एग्जिस्ट करती है कि अगर ये अपनी पावर से बाहर काम कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर काम कर रहे हैं तो क्या होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर काम कर रहे हैं तो क्या होगा, कंपनीज एक्ट से बाहर काम कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वे राशि पूछ रही हैं कि सर सिलेबस में तो 2002 का भी कंपनीज एक्ट दे रखा है, ये गलती से कंपनीज एक्ट। बेटा वो कंपटीशन एक्ट होगा बच्चे, वो कंपटीशन एक्ट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए वापस से आते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तीन पावर के अंदर काम कर सकते हैं और उसके बाद कौन सी चीज किससे डील करती है ये हम लोगों ने समझा।
अब इस पॉइंट पर हम समझ रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होती है। भाई अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब है? बियॉन्ड पावर काम। ये लैटिन वर्ड से निकल कर आई है कि बियॉन्ड पावर काम किया जा रहा है। इस केस में अगर कोई पर्सन अपनी लीगल अथॉरिटी से बाहर जाकर काम कर रहा है तो इसे हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। इसे हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखवा के लेकर आया हूं। भाई कंपनी तीन चीजों से गवर्न कर रही है। एक कंपनीज एक्ट से, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। अगर कोई भी चीज अल्ट्रा वायर्स हुई तो वो इनवैलिड हो जाएगी। अगर कोई भी चीज अल्ट्रा वायर्स हुई तो वो इनवैलिड हो जाएगी। अब उसके रेफरेंस में अल्ट्रा वायर्स तीन तरीके से हो सकती है। एक कंपनीज एक्ट से, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। पहले बात करते हैं कंपनीज एक्ट से रिलेटेड। भाई कंपनीज एक्ट एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 6 इसके बारे में कहता है कि भले ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या रेजोल्यूशन में या एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो, मगर हमेशा कंपनी लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है। मेमोरेंडम में कुछ भी लिख दो, आर्टिकल में कुछ भी लिख दो, कोई रेजोल्यूशन पास कर दो, हमेशा कंपनी लॉ प्रिवेल करे। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया जो कि कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में है तो वो जीरो होगा और उसे कभी भी जो है सही नहीं किया जा सकता, भले ही सारे शेयर होल्डर्स एग्री कर ले। सारे शेयर होल्डर्स एग्री कर ले, कंपनीज एक्ट से बाहर जाकर कोई भी काम अल्ट्रा वायर्स किया है तो वो सही नहीं किया जा सकता। तो ये जो है यहां इसके रेफरेंस में आप लोगों को मिलता है। एग्जाम्पल्स भी है भाई, जैसे कि अपॉइंटिंग और रिमूविंग डायरेक्टर विदाउट फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर, यानी कि बिना फॉर्म फाइल किए, बिना डिन अप्लाई किए हुए किसी पर्सन को क्या डायरेक्टर बनाया जा सकता है? जब भी कोई पर्सन डायरेक्टर बनेगा तो उसे डिन नंबर लेना पड़ेगा। उस पर्सन को यहां जो जब डिविडेंड दे रहे हो तो कैपिटल से कब दे सकते हो तो इसके बारे में बताया जाता है। तो ऐसे करके लीगल कंप्लाइंसेस फिक्स कर रखी हैं। तो क्या ये काम, चाहे भले ही सारे शेयर होल्डर मिलकर इस काम को एग्री कर जाएं, क्या ये सही हो सकता है? कहते हैं नहीं, ये कंपनीज एक्ट का वायलेशन है, ये तो हमेशा ही जीरो रहेगा। ये है अल्ट्रा वायर्स कंपनीज एक्ट के रेफरेंस में। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं अल्ट्रा वायर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रेफरेंस। तो उससे पहले वैसे तो मैंने आप लोगों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये बताया, पर फिर भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, अल्ट्रा वायर समझने से पहले एक बार इसे भी समझ लेते हैं कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो इसके रेफरेंस में कहते हैं कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फाउंडेशन डॉक्यूमेंट है कंपनी का। मैंने बताया एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि बाहर वालों को इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिखा होता है और सारी पावर्स लिखी होती है। इसके रेफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर बिजनेस लिखा होता है कि कंपनी जो है वो क्या काम करने वाली है। कंपनी क्या काम करने वाली है ये लिखा होता है। अब इसके रेफरेंस में मैंने आप लोगों को सेक्शन कोट किया। भाई सेक्शन में लिखा है सेक्शन 4 क्लॉज 6 कंपनी एक्ट का। सर क्या ये सारे सेक्शंस याद करने के लिए? नहीं, ये ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए है आप लोगों को। जो याद करने वाले सेक्शंस हैं वो मैं बताऊंगा भी कि कौन से याद करने वाले सेक्शन है। हाँ जी। सेक्शन 4 क्लॉज 6 जो है वो कंपनीज एक्ट का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कि शेड्यूल 1 में कैसा लिखा हुआ है। इसके अंदर यहां एग्जैक्ट फॉर्म बता रखी है। एग्जैक्ट फॉर्म कि भाई कौन सी कंपनी के लिए कौन सा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चूज किया जाए। अगर जनरली देखें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, सबसे पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज, यानी कि जो पब्लिक कंपनी है उसका नाम हमेशा लिमिटेड वर्ड से एंड होगा, जो प्राइवेट कंपनी है उसका नाम हमेशा प्राइवेट लिमिटेड से एंड होगा। तो पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लिखा होता है भाई, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लिखा हुआ है एबीसी लिमिटेड, यानी कि वो पब्लिक कंपनी है। लिखा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, अल्ट्रा वायर्स समझने से पहले समझ रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हर जगह क्या कंपनी के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ मिलेगा? तो कहते हैं नहीं। जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बालाजी एक्शन कैंसर हॉस्पिटल। क्या इसके नाम के आगे कहीं पे भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं।
तो क्या इस केस में यहाँ वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, क्या वो उसे इसे यूज करने की जरूरत है? नहीं भाई, उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। या फिर सेक्शन 8 के अंदर कोई और चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रहा है तो उसमें यूज करने की जरूरत है? नहीं भाई। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट कंपनी है वो भी एग्जेम्प्टेड है लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड यूज करने से, एज पर सेक्शन 462 नोटिफाई किया गया था, जो कि 5 जून 2015, 5 जून 2015 को नोटिफाई किया गया था कि भाई गवर्नमेंट कंपनी को भी लिमिटेड और जो है क्या लगाने की जरूरत नहीं, प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ दूसरा पॉइंट हो गया सिचुएशन क्लॉज। तो सिचुएशन क्लॉज में सिर्फ स्टेट लिखा होता है, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं लिखा होता, याद रखना। बस ये लिखा होगा यूपी में काम कर रही है, दिल्ली में काम कर रही है, तो स्टेट के बारे में लिखा होता है। पर हम भरते पूरा है जब सिचुएशन क्लॉज में पूरा पिन कोड के साथ भरा जाता है, मगर ये कहते हैं सिर्फ स्टेट मेंशन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर क्या लिखा होता है? भाई कंपनी किससे डील कर रही है और इसके अंदर नेसेसरी एक्टिविटीज क्या हो सकती है। भाई जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं लिखूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ऑनलाइन टीचिंग दे सकता हूं, मैं फिजिकल क्लास में टीचिंग दे सकता हूं, मैं बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आईपैड गिफ्ट कर सकता हूं, उन्हें फीस में उसके पैसे इंक्लूड कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें मैं अपने मेन ऑब्जेक्ट में लिखूंगा, ताकि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये काम देना पड़ गया तो बाद में मुझे अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करना पड़े। तो इसलिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखूंगा। उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज लिखूंगा। भाई कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, गारंटी है। मैंने आप लोगों को बताया जनरली कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती है। कंपनी आजकल जनरली लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती है। उसके बाद इसके रेफरेंस में कहते हैं कि कैपिटल क्लॉज लिखा होता है। भाई कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखा होता है कि कितनी शेयर कैपिटल के साथ ये कंपनी बनाई जा रही है, कितनी शेयर कैपिटल के साथ ये कंपनी बनाई जा रही है, जिसे हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। भाई दो तरीके की शेयर कैपिटल होती है, एक है ऑथराइज्ड, एक होती है सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज्ड मतलब मैंने 10 लाख रुपए से कंपनी बनाई और हो सकता है शेयर्स केवल 1 लाख के डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो जो 10 लाख रुपए से मैं रजिस्टर करूंगा कंपनी को, वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होगी। यानी कि जो भी मुझे अब स्टैंप ड्यूटी देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है इसकी स्टैंप ड्यूटी, तो वो जो है इसके अकॉर्डिंग फीस कैलकुलेट होगी ऑथराइज शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहां इस पॉइंट पर ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो कैपिटल क्लॉज में लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्लॉज, मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी लोग कंपनी बनाते हैं और उन्हें पहली बार शेयर्स इशू किए जाते हैं, जो भी लोग कंपनी बना रहे हैं और उन्हें कंपनी बनते ही जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, उनका नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर लिख दिया जाता है। उन्हें ही जनरली प्रमोटर के नाम से भी बुला लेते हैं। तो जो लोगों का नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज में है वही प्रमोटर हैं, वही पहले शेयर होल्डर हैं, और बाद में वो शेयर्स अपने दूसरों को दे सकते हैं या नए शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जो शेयर्स हैं वो बताने होते हैं। अगर कोई पर्सन 1 पर्सन कंपनी बना रहा है, तो 1 पर्सन कंपनी के बाद क्या होगा? भाई जैसे कि हम कह रहे हैं कंपनी तो गोइंग कंसर्न है, तो एक से ज्यादा लोग होते हैं इसलिए गोइंग कंसर्न है। अगर कंपनी जो है 1 पर्सन है तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में एक नॉमिनी क्लॉज ऐड कर दिया गया है कि भाई इस पर्सन के मरने के बाद जो है ये पर्सन कंपनी चलाएगा। अगर ऐसा कोई भी काम कंपनी कर रही है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज से ज्यादा कुछ लिख लेगी या कैपिटल में कुछ एडिशनल कर लेगी, तो कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो मेमोरेंडम में ना स्कोप नहीं है कि वो अपनी पावर से जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ काम करेंगे। भाई नेम क्लॉज में नाम तो कंपनी का नाम फिक्स है, उससे बाहर जाके क्या काम करोगे। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट था भाई जहां हम लोगों ने बात करी थी स्टेट के बारे में, जहां स्टेट का नाम है उसमें क्या चेंज कर लोगे? तो वहां तो कोई स्कोप है ही नहीं अल्ट्रा वायर्स का बियॉन्ड पावर काम करने का। जो भी पावर है काम करने की वो किसके अंदर है? वो जो है यहाँ ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर है। भाई जो बिजनेस कर रहे हो, सपोज करो उस बिजनेस से बाहर जाके कोई काम किया, जैसे कि अब तक लिखा था कि वुड में डील करेंगे, मगर लगा यार लकड़ी के काम में बहुत फायदा है नहीं, चलो स्टील सप्लाई कर देते हैं। तो स्टील आपने अपने उसमें लिखा नहीं था ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर नहीं लिखा था तो मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे केस में अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं है और आपने वो काम कर दिया, तो ये अल्ट्रा वायर्स एमओए में होगी, ये वॉइड होगा बिगनिंग से, और इसे जो है
रेटिफाई नहीं किया जा सकता, भले ही इसमें शेयर होल्डर्स परमिशन दे दे। ठीक है। तो अल्ट्रा वायर्स की सिचुएशन में किस पर्टिकुलर क्लॉज को आप अल्ट्रा वायर्स कर पाओगे? तो कहते हैं अल्ट्रा वायर्स किया जा सकता है इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसे, और उसे अगर अल्ट्रा वायर्स कर भी दिया, यानी कि उसके बियॉन्ड जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने काम कर भी दिया, तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाद में उस बिजनेस को रेटिफाई नहीं कर सकते। भले ही स्टील के काम से बहुत फायदा हो गया हो, मगर वो कंपनी में लीगल काम नहीं माना जा सकता, वो काम का प्रॉफिट जीरो माना जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं भाई। बेयर एक्ट की रीडिंग कब से करोगे बेटा? पूरे एग्जैक्ट लैंग्वेज अगर बेयर एक्ट की मैं पढ़ाऊंगा तो सेक्शंस बहुत सारे हैं, तो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जो आपसे सेक्शंस पूछे जाते हैं सिर्फ वो पर्टिकुलर सेक्शंस में आपको रेफर करूंगा, जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट आपको रेफर करूंगा। सारी चीजें जो कंपनीज एक्ट की हैं वो मैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर बताऊंगा, और सेक्शन बेसिस पर वो चीजें बताऊंगा जो आप लोगों से पूछी जाती हैं। हमारा पर्पस, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें लिमिटेड है कि हम लोग सिर्फ उतना पढ़ें जितने से हमारा पेपर निकले। हम कंपनी लॉ की डिटेल क्लासेस नहीं ले पाएंगे इस समय। ठीक है ना, हमारे पास उतना अभी टाइम है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इसके रेफरेंस में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक और चीज है, इसके पीछे एक रीजन और है। भाई कंपनीज एक्ट को अगर बेयर एक्ट से रीड करोगे ना तो कंपनीज एक्ट कभी पूरा नहीं समझ आएगा, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। एक एग्जांपल दूंगा आज सेक्शन 1 पढ़ाकर, अभी सेक्शन 1 पढ़ाऊंगा तो एक एग्जांपल दूंगा। हमेशा कंपनीज एक्ट को कंपनीज एक्ट के साथ पढ़ा जाएगा, उसके जो एसोसिएटेड सेक्शन है उसके साथ पढ़ा जाएगा, और साथ में रूल्स के साथ में पढ़ा जाएगा। जब तक रूल्स के साथ में कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ोगे कंपनीज एक्ट समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए यहां हम लोग सिर्फ उतना स्कोप कवर करेंगे जितना हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आओ जी। भाई यहां एक गुलनाज पूछ रही है प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब है बेटा जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जिनका नाम होता है, जो कंपनी की शुरुआत करते हैं, बेस रखते हैं, वो लोग प्रमोटर होते हैं। भाई जैसे कि रिलायंस कंपनी जो है धीरू भाई अंबानी ने शुरू करी, तो धीरू भाई अंबानी का अगर उसमें नाम है तो वो प्रमोटर हो गए। सर उनकी डेथ हो गई तो अब उनका नाम वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा वायर्स की। भाई अल्ट्रा वायर्स जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंने बताया इंटरनल रूल्स लिखे होते हैं, ये इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मेंबर्स और डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज हैं इसमें ये लिखा होता है। मेंबर्स और डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज हैं इसमें ये लिखा होता है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई ये कहते हैं अगर कोई एक्ट करा है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर तो है मगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर है। अगर कोई एक्ट करा है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तो अंदर है मगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर है, तो ऐसे केसेस में वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा आर्टिकल के। वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा आर्टिकल के। उसके बाद एग्जांपल देते हैं। भाई जैसे कि आर्टिकल में फिक्स कर रखा था कि भाई जब भी हम लोन लेंगे तो 8% से ज्यादा किसी से लोन नहीं लेंगे, मगर लोन लेना पड़ गया कंपनी को 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से लोन लिया हुआ उसका क्या होगा? तो कहते हैं ये एक्ट अगर आप देखो तो यहां इनिशियली वॉइड था, मगर जो शेयर होल्डर्स बैठे तो उन्हें लगा कि यार जरूरत थी, इसलिए जो है इस डायरेक्टर ने इन डायरेक्टर्स ने मिलकर कंपनी के लिए महंगे रेट पर लोन ले लिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, यानी कि 75% लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया, तो वो एक्ट सही हो जाएगा। तो अगर अल्ट्रा वायर्स कोई एक्ट किया, बियॉन्ड पावर अगर जाकर कोई एक्ट किया, अगर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अल्ट्रा वायर्स है, जीरो होगा भले ही सारे शेयर होल्डर्स एग्री करें। कंपनीज एक्ट के अल्ट्रा वायर्स है, जीरो होगा भले ही सारे शेयर होल्डर एग्री करें। मगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अल्ट्रा वायर्स है तो वो सही हो सकता है, रेटिफाई किया जा सकता है अगर स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दे शेयर होल्डर, ऐसा आप लोगों से बोल रहे हैं। अब उसके बाद इसके रेफरेंस में केस लॉ देख लेते हैं। भाई केस लॉ कहते हैं यहां इस पॉइंट पर री साउथ दिरम ब्रेवरी का कंपनी का लिमिटेड केस है, जिसमें कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक साथ रीड किया जाएगा। आर्टिकल्स एक्सप्लेन करता है या क्लैरिफाई करता है जो भी कंफ्यूजन रह गया होगा मेमोरेंडम में, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता मेमोरेंडम।
यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है किसी भी तरीके से ओवर पावर नहीं करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसका मतलब हम लोगों ने समझा कि भाई कंपनीज का अल्ट्रा वायस किया तो रेटिफाइड नहीं किया जा सकता। अगर डायरेक्टर अल्ट्रा वायस कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रेटिफाई कर रहा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्ट्रा वायस एक्ट कर रहा है, तो उस केस में उसे शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। तो अगर अल्ट्रा वायर्स हुआ तो उस केस में वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। जो शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर हैं वो इंजंक्शन के लिए ऑर्डर 39 के अंदर कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ये बात आप लोगों से कही जा रही है, ये केस लॉ के थ्रू बताई गई थी। अटॉर्नी जनरल वर्सेस ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी का केस लॉ है। उसके बाद डायरेक्टर की पर्सनल लाइबिलिटी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अल्ट्रा वायस एक्ट किया तो ऐसे केसेस में डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी होगी। डायरेक्टर मस्ट यूज कंपनीज फंड ओनली फॉर ऑथराइज पर्पस, यानी कि सिर्फ जो ऑथराइज पर्पस है उसी के पर्पस से यूज करेंगे। अगर मिसयूज किया तो पर्सनली कॉम्पनसेट करेंगे और क्रिमिनल एक्शन भी अलग से लिया जा सकता है। ये बात आप लोगों को एक केस लॉ के थ्रू मिलती है, जहांगीर आर मोदी वर्सेस श्यामजी लाला। कोर्ट अलाउ करता है कि शेयर होल्डर केस फाइल कर सकते हैं डायरेक्टर्स पे अगर उन्होंने मिसयूज किया फंड का। तो इससे क्या होता है, अल्ट्रा वायस की डॉक्ट्रिन से शेयर होल्डर और जो क्रेडिटर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हम लोगों ने समझ ली, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स समझाई है। अब हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। तो यहां इस पॉइंट पर अभी तक हम लोगों ने क्या समझा भाई, अभी तक हम लोगों ने समझा कि अगर कोई पर्सन कंपनी से डील करने आ रहा है, कंपनी से डील करने आ रहा है और कंपनी ने यहां अगर कोई काम किया अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर, कंपनी ने अगर काम किया कंपनीज एक्ट से बाहर, या फिर कंपनीज ने काम किया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर, तो ऐसे केस में उनका जो एक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, उनका एक्ट वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के केस में वैलिड हो सकता है अगर वो रेटिफाई कर दें, यानी कि उसे अप्रूव कर दे शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर उसे अप्रूव कर दे तो उस केस में रेटिफाई हो जाए। अब इसी के रेफरेंस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहती है भाई, ये कहती है कि कोई पर्सन है जो जाकर कंपनी से डील करता है, कोई पर्सन है जो कंपनी से जाकर डील करता है। अब कंपनी जो है वो अपने अंदर की चीजों को अपने आप देखे ना, या कोई बाहर वाला पर्सन आके कंपनी की हर एक चीज को आकर चेक करे कि भाई ये तुम्हारा काम अलाउ है, ये तुम्हारा काम अलाउ नहीं है, इस वाले डायरेक्टर को तुमने अप्रूव कर रखा है, इस वाले डायरेक्टर को तुमने अप्रूव नहीं कर रखा है। तो क्या हर कोई पर्सन ऐसा करे कंपनी से डील करने से पहले? ऐसे तो उस पर्सन के लिए कंपनी से डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पर हमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लिखी हुई मिलती है। इंडोर मैनेजमेंट हमें इसी के बेसिस पे मिलती है कि अगर कोई आउटसाइडर जाकर कंपनी से बाहर डील कर रहा है तो ये कंपनी का काम है ना अपनी सारी चीजें देखना कि भाई जो पर्सन हम भेज रहे हैं इससे डील करने के लिए वो पर्सन ऑथराइज्ड है, वो पर्सन अपने आप को बताए कि हाँ भाई मैं ऑथराइज्ड हूं, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन मेरे नाम का पास हो चुका है, पावर ऑफ अटर्नी पर मेरे सिग्नेचर हैं, तब मैं वो काम करने आया हूं, या कोई बाहर वाला जाकर चेक करे। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। भाई क्या कहती है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आइए समझते हैं। भाई कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है आउटसाइडर हु डील्स विद द कंपनी। भाई जो कंपनी से बाहर वाला डील करने वाला है उससे जो है प्रोटेक्ट कर रही है। कहते हैं कि कोई आउटसाइडर अगर कंपनी से डील कर रहा है गुड फेथ में, तो ऐसे केस में यहां वो ये मान के चलेगा कि सारे इंटरनल प्रोसीजर जो है वो कंपनी ने फुलफिल कर लिए हों, कंपनी ने सारे इंटरनल प्रोसीजर अपने फुलफिल कर लिए होंगे। उसे आउटसाइडर को यहां बस उसका कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जानने की जरूरत है। नॉट रिक्वायर्ड टू चेक इंटरनल वर्किंग, हर एक चीज किसका अप्रूवल है, किसका प्रोसीजर है, ये सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। इसको देख लो ध्यान से भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट को इसके बेसिस पर पूछ लिया जाता है, टर्क्वेंट रूल के नाम से बुलाया जाता है। ये प्री का क्वेश्चन है, आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। और बच्चों को लगता है जो
बच्चे पेपर देने जाते हैं ना नेट का, उन्हें लगता है कि शायद जो है ये इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, पर ये जो है इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आइए दोस्तों, अब उसके बाद बात करते हैं तो इस डॉक्ट्रिन का पर्पस क्या है। तो देखो, आउटसाइडर प्रोटेक्ट हो जाएगा, स्मूथ बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़ेगी, और जो कंपनी है वो अपनी लाइबिलिटी से ऐसे ही एस्केप नहीं कर पाएगी। अब इसके रेफरेंस में यहाँ इस पॉइंट पर केस लॉ पढ़ रहे हैं। वे केस का नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइड। ये केस जो है इंडोर मैनेजमेंट पर लीडिंग केस है। इसमें क्या बताया जाता है, भाई जो डायरेक्टर है उनके पास पावर थी कि वो पैसे ले सकते थे, बोरो कर सकते थे ओनली आफ्टर जनरल मीटिंग। उन्होंने जो है पैसे ले लिए बिना जनरल मीटिंग के, एक बैंक से, टर्कवेंट बैंक से, जो इनके बारे में अवेयर नहीं था कि इंटरनल मैनेजमेंट में एजीएम करा के ही से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पैसे ले सकते हैं। तो यहां कोर्ट ने कहा बैंक जो है वो कंपनी पर केस फाइल कर सकता है, और जो आउटसाइडर है वो ये मान सकते हैं कि सारी चीजें जो है यहां फुलफिल हो चुकी होंगी, ऐसा मान सकते हैं। आउटसाइडर बाउंड है कि वो ये मान सकता है इस केस में कि सारी चीजें कंपनी की बिल्कुल ठीक है, और वो कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट से किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होगा, भले ही कंपनी के अंदर तुमने कुछ भी लिख दिया हो। ये बात आप लोगों को यहां ये केस लॉ बताता है। बताइए भाई दोस्तों, समझ आया? हाँ जी। तो ये केस लॉ, अब उसके बाद सेक्शन 176 क्या कहता है इसके बारे में, स्टेचुरी रिकॉग्निशन के बारे में बात करें। अब इसके बारे में क्या कहा जाता है, वे कहते हैं कोई भी पर्सन अगर एक्ट कर रहा है एज अ डायरेक्टर वो वैलिड है। अगर बाद में पता चला कि भले ही उसका जो अपॉइंटमेंट था वो डिफेक्टिव था, या फिर वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड, तो उस केस में ये माना जाएगा कि यहां उस पर्सन ने जो काम किया है वो सारे काम उसके वैलिड हैं। इसकी वजह से कंपनी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि भाई वो पर्सन तो ऑथराइज नहीं था, वो पर्सन तो वैलिडली अपॉइंटेड नहीं था, तो इसलिए आप हम पे नहीं केस फाइल कर सकते, या फिर उसकी लाइबिलिटी को हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ इस केस में वो पर्सन, उसका भले ही अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है, पर उस केस में यहाँ उसी के द्वारा ये काम किया हुआ माना जाएगा, वो कंपनी को बाउंड करेगा। ये सेक्शन 173(6) में इसका स्टेचुरी रिकॉग्निशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। उसके बाद यहां इसके रेफरेंस में एक्सेप्शंस भी बताते हैं, पर एक्सेप्शन अभी हम जाने देते हैं। इस पर एक केस लॉ है, एक एग्जांपल है, प्लेनेट लिमिटेड रिसीव फ्रॉम अ चेक फ्रॉम अर्थ लिमिटेड। ठीक है, ये मैं सीएस वालों को बताता था, जाने दे सकते हो आप। हाँ जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। भाई डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखो, ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की जो डॉक्ट्रिन है ना, ये तो इनफैक्ट हम टीपीए में भी अप्लाई करते हैं। ये डॉक्ट्रिन तो हम टीपीए में भी अप्लाई करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। भाई ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की जो डॉक्ट्रिन है ये करती क्या है, ये क्या काम करती है, इसे समझते हैं। टीपीए में भी अप्लाई होती है। हम ये कहते हैं कि जब किसी पर्सन को, जब किसी पर्सन के ऊपर, टीपीए का रेफरेंस दे रहा हूं, जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई पर्सन डील करने जा रहा है, कोई पर्सन है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करने जा रहा है, अगर यहां उसने प्रॉपर्टी के पेपर चेक किए, उसने प्रॉपर्टी के पेपर चेक किए, डॉक्यूमेंट चेक किए प्रॉपर्टी के, तो उस केस में यहां इस पर्सन को पता चल गया, तो इस पर्सन को यहां मान लिया जाएगा कि नोटिस है इस पर्सन को। किस चीज का नोटिस है? इस पर्सन को नोटिस है कि इसका ओनर कौन होगा, ये प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है, ये प्रॉपर्टी पहले किसके पास थी, इस प्रॉपर्टी का एरिया क्या है, ये नोटिस है इस पर्सन को। तो नोटिस जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है एक्चुअल नोटिस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक होता है एक्चुअल नोटिस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। भाई एक्चुअल नोटिस क्या होता है, किसी पर्सन ने डॉक्यूमेंट उठाए और उन्हें पढ़कर देखा और उसे समझ आ गया कि हाँ, एक्चुअल में डॉक्यूमेंट में यही लिखा है। किसी पर्सन ने कहा कि भैया ये रहा डॉक्यूमेंट, पढ़ लो भाई साहब, खरीद रहे हो प्रॉपर्टी, लाखों रुपए का मामला है, पढ़ लो। बोले हाँ, हमें सब पता है, हमें कौन धोखा देगा, हमें कौन देखा, बताओ, ये बताओ सिग्नेचर कहाँ कर रहे हैं। उसने सिग्नेचर कर दी। बाद में पता चला, कह रहा है भाई साहब मैंने तो डॉक्यूमेंट पढ़े नहीं थे। बोले पढ़े नहीं थे, क्यों नहीं पढ़े थे? बोले मुझे लगा कौन ही ऐसे धोखे देता है। बोले ना भाई साहब, हम नहीं मान सकते कि आपने नहीं पढ़े। बोले क्यों?
बोले यहां तुम्हारे ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई हो गई। यानी कि मान लिया जाएगा कि भाई तुम्हें उसके बारे में ऑलरेडी पता था। मान लिया जाएगा कि उसे तुम्हें ऑलरेडी पता था इसके बारे में। ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होती है। अब बात करते हैं ये कंपनीज केस में कैसे अप्लाई होती है। आओ जी दोस्तों, भैया कहते हैं अगर कंपनी लॉ के अंदर कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब यह है कि जब कोई पर्सन कंपनी से डील कर रहा है तो इसका मतलब वो ये माना जाता है कि वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को और एमओए को अच्छे से जानता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से जानता है, ये माना जाएगा। जैसे कि वो कंपनी किस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर्ड है। इनफैक्ट कोई भी पर्सन एमसीए पर जाकर 100 रुपए की फीस कटाकर उस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट देख सकता है। जितने भी उस कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए होते हैं, बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल जनरल मीटिंग, कब कब बोर्ड मीटिंग करी है, वो सारी चीजें वो देख सकता है। तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि आपको उसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है और आपने जो है यहां उसके बारे में इंस्पेक्शन कर लिया था। अगर यहां कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो हम ये मान लेंगे कि उसने जो है वो रीड किया था कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बाद में वो ये नहीं कह सकता कि भाई साहब कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी को इसमें जो है लाइबल ठहराओ। बोले नहीं, देखो एक तरफ हमने इंडोर मैनेजमेंट कर दिया कि भाई कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई बाहर वाला अफेक्ट नहीं होना चाहिए, मगर कम से कम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो एमओए है वो तो पढ़ लो भाई। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो पढ़ लो कम से कम। इसी के बारे में आप लोगों से कह रहे हैं। भाई कहते हैं कि यहां जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वो एटलीस्ट जो है आप पढ़ लो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो अप्लाई हो रही है वो इसी के रेफरेंस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रेफरेंस में अप्लाई हो रही है। यानी कि ये प्रोटेक्ट कर रही है कंपनी को और आउटसाइडर की जो लाइबिलिटी है वो फिक्स कर रही है। ये आउटसाइडर की लाइबिलिटी फिक्स कर रही है। यानी कि आउटसाइडर जो है अब हर चीज कंपनी पर नहीं डाल सकता। तो इसके रेफरेंस में आउटसाइडर को माना जाता है कि वो कंपनी की पावर को जानता है, वो डायरेक्टर्स की लिमिटेशन को जानता है और वो प्रोसीजर जो वैलिड एक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है उसे भी समझता है। अगर कोई पर्सन एंटर करता है बियॉन्ड द कंपनी पावर विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर, तो वो कंपनी के अगेंस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता। वो उस कंपनी के अगेंस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता। मान के चलेंगे कि भाई तुम्हें तो इसके बारे में नोटिस था। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या हो गया, भाई तुमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा, तुमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता। हम मान के चलेंगे कि तुमने तो पढ़ लिया था। तुम बाद में हमसे ये नहीं कह सकते वो तो मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे तो लगा सब सही सही कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम मान के चलेंगे कि तुमने नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ लिया उसे, भले ही तुमने नहीं पढ़ा। अब इसके रेफरेंस में केस लॉ मिलता है। भाई केस है ग्रिफ्ट वर्सेस पैकेट। इसमें कहते हैं कि कोई पर्सन जो है नॉट ओनली प्रिज्यूम टू हैव रीड द डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो टू हैव अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर मीनिंग। कहते हैं कि पढ़ के समझ आ गया हो ये जरूरी थोड़ी है। कहते हैं नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं ना सिर्फ पढ़ा बल्कि तुम्हें समझ भी आ गया, ना सिर्फ पढ़ा तुम्हें बल्कि समझ भी आ गया, ये हम मान के चल रहे हैं। उसके बाद यहां दूसरा केस लॉ है भाई कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस रामामूर्ति। तो इस केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो डॉक्यूमेंट साइन करने थे मैनेजिंग डायरेक्टर से, सेक्रेटरी से और वर्किंग डायरेक्टर से। मॉर्गेज डीड सिर्फ साइन करी सिर्फ सेक्रेटरी ने और वर्किंग डायरेक्टर ने। ऐसे केसेस में जो मॉर्गेज डीड है वो इनवैलिड है क्योंकि आउटसाइडर को चेक करना चाहिए था कि तीनों रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं हुई। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें लिखा हुआ है कि इसे एमडी भी साइन करना चाहिए, सेक्रेटरी भी साइन करना चाहिए और वर्किंग डायरेक्टर भी साइन करना चाहिए। इस केस में सिर्फ इसे वर्किंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी ने साइन किया है, मैनेजिंग डायरेक्टर के सिग्नेचर रह गए हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आप पर अप्लाई हो गई और ये मान रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए था, आपने उसे इग्नोर कर दिया, तो अब कंपनी के अगेंस्ट आप अपनी इस मॉर्गेज डीड को एनफोर्स नहीं करवा सकते। उसके बाद जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर दो डायरेक्टर्स को बनाना है, सिर्फ एक ने साइन किया, तो वो कंपनी के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है।
उसके बाद लिमिटेशन क्या है भाई, इस तरीके से जो है हार्श हो जाती है डॉक्ट्रिन आउटसाइडर के ऊपर। तो इस केस में इसे बैलेंस करने के लिए ही डॉक्ट्रिन ऑफ क्या है, इंडोर मैनेजमेंट लिखी हुई है। ठीक है, इसे जाने दे सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। हाँ जी, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो की इसके बारे में बात करें भाई। वैसे क्या होता है ऑल्टर ईगो, क्या है इसे हम वैसे अगर याद हो ना तो बीएनएस के अंदर भी पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो को। जब भी हम कंपनी की क्रिमिनल लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि कंपनी ने चीटिंग कर दी किसी के साथ, तो किस पर्सन को पनिश किया जाए, किस पर्सन को पनिश किया जाए। तो आप बोलोगे सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करेंगे। मैं बोलूंगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील से काम नहीं चलता, बल्कि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो से काम चलता है। कैसे काम चलता है, आइए बात समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो बीएनएस में भी पढ़ते हैं कि भाई मर्डर के लिए कंपनी लायबल नहीं ठहराया जा सकती, मगर ऐसा नहीं है कि कंपनी को जो प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उसमें लायबल नहीं ठहरा सकते। भाई क्या कहते हैं, ये जो ऑल्टर ईगो है एक लैटिन एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है दी अदर शेल्फ। इसका मतलब यह है कि कोई पर्सन जो क्लोजली कनेक्टेड है कंपनी से, और वो पर्सन जो है माना जाएगा जैसे कि वो और कंपनी एक ही है, वो और कंपनी एक ही है, ये माना जाएगा। भाई जैसे कंपनी जनरली एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, डायरेक्टर और शेयर होल्डर से अलग होती है, मग और इस केस में डायरेक्टर और शेयर होल्डर जो है वो पर्सनली लायबल नहीं होते। मगर इस बात का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो भाई यहां कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देगा, यानी कि जो बॉक्स क्रिएट किया है उसे खत्म कर देगा, और इस केस में जो कंट्रोलिंग पर्सन था उसका, उसको पकड़ लेगा। तो इसके अंदर यहां जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं वो कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं कंपनी को। तो अगर किसी ने भी फ्रॉड किया, इलीगल किया या कोई अनजस्ट एक्ट किया, तो इस केस में कंपनी के शील्ड के बेसिस पर तुम बेनिफिट नहीं ले पाओगे। यहां डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो के बेसिस पर तुम्हें पनिश किया जा सकता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हुए इसके बारे में। भाई ये ऑल्टर ईगो कब अप्लाई होती है, तो वैसे जो है कोई रियल सेपरेशन नहीं होता कंपनी और उसके कंट्रोलर के बीच में। ये बस एक मास्क है, शील्ड है। मैंने बार बार आपको बताया कंपनी ये जो है सिर्फ एक शील्ड प्रोटेक्टेड करने के लिए बनाई जा रही है उस बिजनेसमैन के लिए जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, जो ये कह रहा है कि मैं लॉ की कंप्लाइंस करते हुए बिजनेस करने के लिए तैयार हूं। पर आप उसकी आड़ में फ्रॉड कर रहे हो, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करने के बाद उन डायरेक्टर्स को लायबल ठहराया जाएगा। जी बिल्कुल, किसके बेसिस पर, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो के बेसिस पर। इसके रेफरेंस में फिर केस लॉ मिलता है। वे केस लॉ है लेनार्ड कैरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस एशियाटिक पेट्रोल लिमिटेड कंपनी 1950 का। वही हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा था जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी का माइंड और विल होता है। तो ऐसे केस में इनके लिए इसको एक्सप्लेन, इसके अंदर जो है इन लोगों को लायबल करा जाएगा। ये उसके बाद एक इंडियन केस लॉ है। भाई जो डायरेक्टर है उन्हें सम्मान किया गया क्योंकि वो जो है सिर्फ कंट्रोल करते हैं कंपनी। वह ये कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो जो है वो अप्लाई ऑटोमेटिकली नहीं होगी। क्रिमिनल लॉ में कोई भी वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं होती। तो डायरेक्टर को जब तक लायबल नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ना हो, या फिर वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड ना कर दे कि उसकी ये लाइबिलिटी बनती है। तो डायरेक्टर को लायबल करने के लिए जरूरी ये है कि उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए। ये इस केस लॉ के बेसिस पर हम लोगों ने बात समझी। आइए दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग सेक्शन 1 की तरफ आ गए। सेक्शन 1 की तरफ आ गए भाई। सेक्शन 1 आप लोगों से क्या कहता है भाई, सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट का आप लोगों को बताता है कि पूरे इंडिया पर ये अप्लाई होगा, और इसके अंदर ये जो एक्ट है वो किस किस पर अप्लाई हो रहा है, ये एक्ट किस किस पर अप्लाई हो रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें लगता है सिर्फ कंपनीज एक्ट कंपनीज पर अप्लाई हो रहा है। हाँ, कंपनीज पर अप्लाई हो रहा है, मगर कंपनी कम टाइप की थोड़ी है। आओ जी एक बार देखते हैं। भाई कंपनीज एक्ट जो इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज जो कवर की जा रही हैं, बट ओनली टू द एक्सटेंट वो इंश्योरेंस एक्ट के और आईआरडीए के अंदर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट के अंदर जो है वॉयलेशन में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज भी कवर होती हैं, मगर वो साथ में गवर्न होती हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के साथ।
उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, भाई जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती हैं वो कंपनी भी क्या करेंगी, तो ये कहते हैं कि वो कंपनीज भी गवर्न की जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। उसके रेफरेंस में साथ में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 भी है। उसके बाद कंपनीज अंडर स्पेशल एक्ट, भाई जो स्पेशल लॉ के अंडर बनाई गई कंपनीज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो भी गवर्न करेंगी जो है कंपनीज एक्ट से, जब तक कि वो स्पेशल एक्ट इनकंसिस्टेंट नहीं है। कोई अदर बॉडी जो है वो भी, ये कब अप्लाई नहीं होता, तो ये कहते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी पर ये अप्लाई नहीं होता। मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि एचयूएफ हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, उस पर कंपनी लॉ अप्लाई नहीं होता। तो इस केस में क्या कहते हैं, पार्टनरशिप या एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। अब उसके बाद सेक्शन 1 के साथ हमें 464 पढ़ने की जरूरत है। अगर जिन लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा तो उन्हें याद होगा कि मैं उन लोगों को ये सेक्शन जो है तब पढ़ाता भी हूं। हाँ जी, ये 464 मैं उन्हें पार्टनरशिप में भी पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाता हूं देखते हैं, आइए समझिए। भाई कहते हैं यहां 464 रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि कितने पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं। भाई कितने नंबर ऑफ पर्सन तक बिजनेस कर सकते हैं एक साथ लोग इकट्ठे होकर, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है 464। भाई क्या कहता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी एसोसिएशन या कोई भी पार्टनरशिप 50 से ज्यादा लोग इंक्रीज नहीं हो सकते। 50 से ज्यादा, ये लॉ कहता है 464। मैंने आप लोगों से कहा मगर कंपनीज एक्ट को अगर समझना है तो रूल्स तो साथ में समझने पड़ेंगे, बिना रूल्स के काम नहीं बनता। तो देखो यहां सेक्शन पढ़ोगे 464 लिखा है 50 कंपनी, 464 सेक्शन पढ़ोगे लिखा है 50 कंपनी, मगर उसके बाद इसे इंक्रीज किया गया है रूल्स के थ्रू 100 तक। यानी कि किसी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 99 लोग तक पार्टनर हो सकते हैं। अगर 99 से ज्यादा पार्टनर हैं तो उस केस में वो इलीगल एसोसिएशन हो जाएगी, ऐसा सेक्शन 464 कहता है। तो इसके बारे में आप लोगों को सेक्शन 464 में लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद सेक्शन 464 किस पर अप्लाई नहीं होता, तो एचयूएफ पर अप्लाई नहीं होता। भाई एचयूएफ के केस में एक परिवार है, बड़ा हो गया है ना, मतलब बड़ा हो गया मतलब काफी सारे मेंबर हो गए, तो ऐसे केस में क्या उन पर कह दोगे नहीं भाई साहब तुम तो 99 से ज्यादा हो गए, अब तुम मेंबर नहीं बढ़ा सकते? ऐसी कोई बात थोड़ी है यार। तो एचयूएफ जो है एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक फैमिली आइडेंटिटी है जो कि बिजनेस भी कर रही है। भाई वैसे तो जब हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो उस पॉइंट पर डिफरेंस भी पढ़ते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। जब ज्वाइंट हिंदू फैमिली अगर बिजनेस करने लगती है तो उसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कह देते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या नंबर ऑफ पर्सन रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो? आंसर इज क्लियरली नो। तो इस पॉइंट पर यहां सेक्शन 464 एचयूएफ पर अप्लाई नहीं होगा। या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सीए सीएस एडवोकेट डॉक्टर्स हो गए, अगर ये मिलकर कोई एसोसिएशन बना रहे हैं तो उन पर भी अप्लाई नहीं होता। अगर किसी पर्सन ने इसका वॉयलेशन किया तो 1 लाख रुपए तक का फाइन है, और इसमें जो लाइबिलिटी होगी वो पर्सनल लाइबिलिटी होगी। इसमें जो लाइबिलिटी होगी वो पर्सनल लाइबिलिटी होगी, ऐसा बोला जा रहा है। अब दोस्तों आइए आगे बात। वे देखो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, प्राइवेट कंपनी, इनकी डेफिनेशन पढ़ाई थी। एक बार देखते हैं। भाई सेक्शन 2 की डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, सारी नहीं पढ़ा रहा हूं। भाई कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में मिलती है कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या फिर जो रजिस्टर्ड है कंपनी के तौर पर, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। भाई किसी पर्सन ने प्रॉमिस कर दिया कि कंपनी अगर वाइंड अप में जाएगी तो इतने रुपए तक की शेयर कैपिटल मैं दूंगा, जैसे कि क्लब, जैसे कि चैरिटेबल बॉडीज। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, भाई कोई भी जो शेयर्स होल्डिंग कंपनी है उसे हम कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स कहते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 22 में लिखी हुई है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। भाई एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी हो जिसमें उसका वोटिंग राइट हो या फिर शेयर होल्डिंग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी जो सिर्फ प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है। भाई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का अब रिक्वायरमेंट रूल्स के थ्रू हट चुका है। अब 2 रुपए से भी कोई पब्लिक कंपनी बना सकता है, बनाता कोई नहीं है बट बन सकती है। उसके बाद यहां इसके रेफरेंस में कहते हैं सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 87 में लिखी है। भाई यहां कंट्रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, या फिर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है।
वन पर्सन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 60 में 2 में लिखी हुई है भाई, कंपनीज एक्ट से इंट्रोड्यूस हुई थी, सिर्फ एक पर्सन मेंबर हो सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को एक बात बता दी थी इसके अंदर कि भाई इस पॉइंट पर जब भी कोई पर्सन एक वन पर्सन कंपनी बनाएगा तो एक नॉमिनी का नाम जरूर देगा, एक नॉमिनी का नाम जरूर देगा। उसके बाद प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 में लिखा है। तो प्राइवेट कंपनी के कुछ फीचर्स थे भाई, इसे हम कहते हैं यहाँ रेस्ट्रिक्ट है कि इसके शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते फ्रीली, लिमिट है 200 मेंबर्स तक, और यहाँ वो पब्लिक को शेयर्स सब्सक्राइब नहीं कर सकते। उसके बाद स्मॉल कंपनी, भाई पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ तक की जो कंपनी है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल कंपनी कह रहे हैं। डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि किस में दे रखी है, क्योंकि बाकी सारी डेफिनेशंस तो आप लोगों को मिल जाती हैं उसमें सेक्शन 2 में। तो हमें लगता है कि शायद डोरमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो भी उसमें ही दे रखी होगी। पर डोरमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो 455 में दे रखी है। मैंने आप लोगों को बताया था भाई, कंपनी जो है जब काम नहीं कर रही होती है तब वो डोरमेंट का स्टेटस ले लेती है। उसके बेसिस पर उसे मीटिंग जो है ना वो रेगुलरली, जैसे 4 मीटिंग करने की जो जरूरत होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसके रेफरेंस में इसी पॉइंट पर करते हैं भाई, डोरमेंट कंपनी फॉर्म्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट or to hold an assets or intellectual property has no significant accounting transaction। अकाउंट्स में कुछ नहीं हो रहा, उसके काम नहीं कर रही है, तो उसलिए डोरमेंट का स्टेटस ले लिया जाता है। लेकिन सच कंपनी अप्लाई टू रजिस्ट्रार फॉर डोरमेंट स्टेटस, तो उस केस में जैसे हम मैं बता रहा था ना आप लोगों को भाई, बिजनेस करने के लिए रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं, हर 3 महीने में फाइल किया जा रहा है कि मीटिंग हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब डोरमेंट कंपनी में नहीं होता। हाँ जी, बोलिए दोस्तों, क्या आप लोगों को कंपनी लॉ का बेस समझ आ गया? कंपनी लॉ में क्या होता है, कैसे काम करता है कंपनी लॉ? मैं फिर से बोलूंगा, एक बार जाकर प्रीवियस ईयर देखना। अगर नहीं देख पा रहे हो तो मुझे बाद में क्लास खत्म होने के बाद मैसेज करके बताना, मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर भी करवा दूंगा, जो कि बिहार में पूछे गए, नेट में पूछे गए या सीबीआई के एपीपी में पूछे गए सारे क्वेश्चंस कंपनी लॉ से रिलेटेड, सब इसी के अंदर है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज की इस क्लास में हम लोग इसे यही वाइंड अप कर रहे हैं। तो कंपनी लॉ से रिलेटेड लेक्चर्स यही थे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ कंपटीशन एक्ट जो है वो स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है, कंपटीशन एक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। भाई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। बेटा क्या करवा दूं? और कुछ चाहते हो, कोई और सब्जेक्ट कवर करवाना? चलिए दोस्तों, थैंक यू गाइस।